और बांदा जेल अधीक्षक को जान से मारने की धमकी का मामले के खुलासे में एसटीएफ को भी लगाया गया है। जेल अधीक्षक के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को सुरक्षा उनकी बढ़ाई गई है। धमकी देने वाले नंबर की अब जानकारी निकाली जा रही है। देहरादून बीएसएनएल से ये जानकारी मांगी गई है। फिलहाल धमकी देने वाला नंबर काम नहीं कर रहा है। किसी ऐप के जरिए कॉल किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। तो जिस तरह से बांदा जेल में बंद था मुख्तार, वहां के जेलर को फोन पर धमकी मिली है। अब इस पूरे मामले में जेल अधीक्षक के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ उस नंबर की भी जांच की जा रही है जिस नंबर से जेल अधीक्षक को धमकी भरा कॉल आया था। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, बांदा जेल जी के जो जेलर है, पहले उनको धमकी दी जाती है, लेकिन जब नंबर को खंगाला जाता है तो बताया जा रहा है कि नंबर इस वक्त बंद है। अब पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है? देखिए, जिस नंबर से धमकी दी गई उसका कोड वो एक डॉट नंबर था और वो उसका जो कोड था 0135 जो देहरादून का कोड बताया जा रहा है। जब एफआईआर दर्ज करके बांदा पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो ये पता चला है कि वो नंबर बंद है काफी दिनों से। लिहाजा इस मामले में एसटीएफ को भी लगाया गया। ये भी आशंका जताई जा रही है किसी ऐप के जरिए ये शायद कॉल की गई होगी और ताकि सुपरिटेंडेंट के मोबाइल पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है वो देहरादून का एक लैंडलाइन नंबर है, लेकिन वो फोन किसी और नंबर से किया गया हो। ये भी हो सकता है कि इसमें वीओआईपी जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा जो विशेषज्ञ एजेंसी है एसटीएफ को भी इस मामले के खुलासे में लगाया गया है और वीरेश राज शर्मा के आवास और उनकी सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और माफिया मुख्तार मिट्टी में दफन हो चुका है, लेकिन सियासत कब्र पर हो रही है। कोई माफिया की कब्र पर फूल चढ़ा रहा है तो कोई माफिया मुख्तार के घर बिरयानी खा रहा है। आखिर माफिया की मौत में विपक्षी नेता कौन सी कहानी ढूंढ रहे हैं, पहले वो समझ लीजिए, फिर आपको इससे जुड़ी एक और रिपोर्ट दिखाएंगे। गाजीपुर का यूसुफपुर फाटक सियासत की चौखट का एपिसेंटर बन चुका है। माफिया मुख्तार की मौत के बाद सियासी हमदर्दी दिखाने की भरपूर कोशिश हो रही है। कोई मुख्तार के घर बिरयानी खा रहा है तो कोई हाथ जोड़े सियासी मरहम लगा रहा है और दहशत के बाद उस गम को भुनाना चाहता है जो मुख्तार के जनाजे में दिखी। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब उसके परिवार पर सियासी डोरे डाले जा रहे हैं। भावनाओं के ज्वार में सियासी उबाल लाने की कोशिश की जा रही है और सहूलियत के हिसाब से सियासी बाढ़ छोड़े जा रहे हैं। बातचीत किया हमसे न बड़ा वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो हम उनको कंडोलेंसेस और पुरसा देकर आए। जिस मुख्तार के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, उस मुख्तार को डॉन से राजनेता बनाने में भी इन्हीं का सियासी सहयोग है। माफिया मुख्तार अंसारी के राजनीतिक रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहली बार वो 1996 में बीएसपी से विधायक बना, दूसरी बार निर्दलीय लड़ा और विधायक बना, तीसरी बार बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता, चौथी बार नई पार्टी बनाई और विधायक बना, पांचवी बार पार्टी का सपा में विलय कर दिया। मुख्तार अंसारी 5 बार लगातार चुनाव जीतता रहा, लेकिन 2022 में कानूनी दांवपेच में उलझ गया। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक चुनाव में उसका दखल रहा है और बीएसपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक उसको सिराखों पर बैठाई रही। और अब जब मुख्तार की जेल में हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है तो सियासी बयानवीर मुख्तार के नाम पर सियासी पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और मुख्तार अंसारी जी ने जिस तरीके से जेल में जहर देने का आरोप लगाया था, यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनकी याचिका भी इस आशय की पड़ी हुई है। जहर दे करके मारने की साजिश का जो आरोप था, इस घटना से सच साबित हुआ कि सरकारी अराजकता लोगों की पकड़ में आ गई। राजनीतिक क्षेत्र में कुछ ऐसे जंतु हैं जो संपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र को विषाक्त बना रहे हैं, जहरीला बनाने की कोशिश करते हैं।
उन्हीं में से स्वामी प्रसाद मौर्य ओवैसी हैं। और मुख्तार अंसारी के बारे में दुनिया जानती है कि वो साधु संत तो थे नहीं, शातिर अपराधी था। और ऐसे लोगों के यहाँ जाकर के वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? खैर, मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसके पीछे कुछ रह गया है तो वो है पूर्वांचल की सियासत, जिसे समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी दल भुनाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उत्तर प्रदेश में पटेल और मुसलमान के सहारे तीसरे मोर्चे का गठन हो चुका है, जिसका नेतृत्व सपा से अलग पल्लवी पटेल और खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। इस गठबंधन में फिलहाल 2 दल शामिल हैं, लेकिन ओवैसी ने मायावती के साथ अन्य छोटे छोटे दलों को भी साथ आने की सिफारिश की है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी चक्रव्यूह की रचना हो रही है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। उनके पास ये अधिकार है कि मेरा इस्तीफा मांग भी लें और मुझे निकाल भी दें, तो दोनों अधिकार उनके पास हैं, कर लेना जो करना है। लेकिन पीडीएम नहीं झुकेगा, पीडीएम आगे बढ़ेगा। मैंने मिसाल दी, मुरादाबाद की मिसाल आपके सामने रखी, रामपुर की मिसाल आपके सामने रखी। ये कैसे हुआ फिर? इसका जिम्मेदार कौन है? ये सब चीजें सामने हैं। आप पल्लवी पटेल जिस समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतकर विधायक बनी, अब वही पल्लवी पटेल ओवैसी के साथ हाथ मिलाकर अखिलेश यादव को टक्कर दे रही हैं, तस्वीर साफ कर रही हैं। उनकी लड़ाई उस पार्टी के खिलाफ है जिसने मुस्लिमों को सिर्फ दरी बिछाने वाला समझा, और ओवैसी उसी मुस्लिम वोट को साधने के लिए इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ये क्या था ना, वो पीडीए जो अंग्रेजी में था, ओनली पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, खत्म। ग्राउंड पे कुछ नहीं था, ना एक अंदरूनी को कमिटमेंट था, ना उसको अमली जामेनामा पहना उसका मकसद था। ये जो बनाया गया है, ये हकीकी मानों में सामाजिक न्याय के लिए मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा कदम होगा। उत्तर प्रदेश की तारीख में एक बड़ा इनकलाबी कदम होगा, और इससे आप देखेंगे कि सिर्फ ये पार्लियामेंट के चुनाव को सामने रखकर नहीं बनाया गया है, इसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट चुनाव में भी रहेगा, उसके बाद भी रहेगा, और आने वाले विधानसभा तक हम लोग हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा और वो जो दूसरे 2 पार्टी उनके साथ काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे की पूरी पिक्चर देखिए तो साफ है कि पल्लवी पटेल ही इसकी अगुवा रहने वाली हैं। लेकिन ओवैसी कई सीटों पर पटेल के साथ अखिलेश के मुस्लिम वोट बैंक में खेल कर सकते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपी में 40 से 50% मुस्लिम आबादी वाली 6 सीटें हैं, 30 से 40% मुस्लिम आबादी वाली 12 सीटें हैं, 20 से 30% मुस्लिम आबादी वाली 18 सीटें हैं, और 80 में 36 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। यूपी में गठबंधन के जरिए चुनावी समर में कूदे ओवैसी ने कहा है कि अखिलेश वाले पीडीए में जमीन पर कुछ नहीं है, लेकिन पल्लवी पटेल के साथ जो नया पीडीएम गठबंधन बना है वो सामाजिक न्याय के लिए बड़ा कदम होगा। ओवैसी पल्लवी ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा, अखिलेश के पीडीएम में एक की तस्वीर साफ नहीं, हमारे पीडीएम में एम का मतलब सिर्फ मुसलमान है। अखिलेश यादव का MY फैक्टर काम नहीं करता, समाजवादी के पास सिर्फ और सिर्फ Y फैक्टर है। कहे का MY, खाली Y फैक्टर काम करता है वहाँ पर। नहीं कहाँ पर, वहाँ पर सिर्फ Y फैक्टर काम करता है, M कहाँ पर? A to Z अलायंस कहाँ है वहाँ पर? अब मुस्लिम वोट की चिंता पर भले ही अखिलेश यादव की चुप्पी हो, लेकिन शिवपाल यादव ने पल्लवी पटेल और ओवैसी को घेरने की जरूर कोशिश की। उन्होंने कहा, राजनीति में नेता को स्थिर होना चाहिए, जो स्थिर नेता नहीं रह सकता है, अपने लक्ष्य के लिए वो आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए, हम ओवैसी और पल्लवी पटेल का सम्मान करता हूँ, लेकिन राजनीति में हमेशा स्थिर रहना चाहिए, और जो व्यक्ति स्थिर रहता है वो ही ऊंचाइयाँ पहुँचता है। देखिए, जो स्थिर नेता नहीं रह सकता है पार्टी में और अपने लक्ष्य के लिए,
तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता है। यह ओवैसी की भूमिका को समझना जरूरी है। वो पहले भी यूपी बिहार में चुनावी समर में कूद चुके हैं, लेकिन मुस्लिम वोटों के अलावा किसी और वोट बैंक पर पकड़ नहीं बना सके। हालांकि कुछ जगह पार्षद वगैरह भी जीतते रहे। उन्हें कभी बीजेपी की बी टीम कह दिया जाता है तो कभी वोट काटने के हिसाब से आरोप लगाए जाते हैं। इस बार उन्होंने स्थानीय पटेल वोटरों में अच्छा खासा दखल रखने वाली पल्लवी पटेल और कुछ अन्य स्थानीय दलों को साथ लाकर पिछड़ा, दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनाया है। ये इन समुदाय के वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश है। इसे ओवैसी का बड़ा दांव माना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।